हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, भारत का भूगोल जो किताब अपन पढ़ रहे हैं इसमें अपवाद अंतर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अपन भारत की सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं, भारत के भौतिक विभाग भी अपन पढ़ चुके हैं। तो 3 चैप्टर जो है कंप्लीट है। आज अपन चौथा चैप्टर चालू करेंगे, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु को अपन चालू करेंगे। तो जलवायु को पढ़ने से पहले देखो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2 नाम होते हैं, एक होता है मौसम और एक नाम होता है जलवायु। इन दोनों में अंतर होता है, एक होती है मौसम और जलवायु में अंतर होता है। देखो मौसम क्या होता है? वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं होती है, इनको अपन क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जबकि जलवायु क्या होती है? वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाएं होती है। वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाएं, ठीक है। वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो मौसम के अंदर क्या होता है, जैसे दोनों के ही तत्व एक है। जैसे तापमान है, तापमान, वर्षा, आंधी दिएगा, एक आ गया आर्द्रता, इसके अलावा वायुदाब, ठीक है। आदि जो दशाएं होती है ये सारी आ गई। जैसे मान लो मौसम के अंदर क्या होता है कि मौसम जो है पूरे एक दिन में बदल जाता है, 5 दिन में बदल जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे तापमान है तो एक दिन के अंदर समान तापमान कभी नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो सुबह तापमान कम होता है, दोपहर को ज्यादा होता है, 3 बजे टेम्परेचर और ज्यादा होता है, तो शाम को समय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दिन के अंदर कई बार तापमान बदलता है, तो इस प्रकार से जो जल्दी बदल जाता है उसको अपन मौसम बोलेंगे। और जो वायुमंडल में दीर्घकालीन तक रहता है, कम से कम 30 वर्ष तक, कितने वर्ष तक है? 30 वर्ष तक जो मौसम नहीं बदलता उसको हम क्या कहेंगे? जलवायु बोलेंगे। तो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं और वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को क्या कहते हैं? अपन जलवायु बोलते हैं। मौसम जो है दिन में बदल जाएगा, महीने में बदल जाएगा, या 5 महीने में, साल में बदल जाएगा। जबकि जलवायु जो है कम से कम 30 वर्ष तक का जो समय होता है उसको जलवायु में हम लेते हैं। तो ये जलवायु की परिभाषा ये हो जाएगी कि वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को जलवायु कहा जाता है। जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता या फिर और जो भी है। सबसे पहले पढ़ेंगे पर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है, इन कारकों के अंदर सबसे पहला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई जो है भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। अब समुद्र तल से ऊंचाई से परिवर्तन किसका होगा? तो क्या प्रभावित होगा? तापमान प्रभावित होगा। समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये तापमान किसको प्रभावित करेगी? समुद्र तल से ऊंचाई किसको प्रभावित करेगी? तापमान को। जैसे मान लो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। इसी प्रकार 1 किलोमीटर अगर ऊपर चले गए तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो समुद्र तल से ऊंचाई मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे अपन वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी आएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित होता है समुद्र तल से ऊंचाई। कि समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो मैंने आपको बता दिया तापमान की कम होने की दर है। और इसके अलावा
नहीं रहती, इनमें बर्फ जमी हुई रहती है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि भारत के अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऊंचाई पर। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार जो शहर है, इन ऊंचाई पर बसे शहर है, उनको भी तापमान क्या होता है, कम होता है। जैसे एक मसूरी है, शहर है मसूरी उत्तराखंड के अंदर, एक है देहरादून, और एक तो तापमान, एक जो शहर है ये है आपका अंबाला। ये तीनों जो है एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है, लेकिन मसूरी के अंदर जो ग्रीष्मकालीन तापमान है वो 124 डिग्री, देहरादून में 32 डिग्री सेंटीग्रेड और अंबाला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। एक ही दिशा के अंदर है, एक अक्षांश पर, लेकिन फर्क किसका है, ऊंचाई पर है। मसूरी जो है ज्यादा ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम है। देहरादून जो है तो ऊंचाई पर, लेकिन थोड़ा कम ऊंचा है, इसलिए वहां पर 32 डिग्री, और अंबाला जो है मैदानों के अंदर है, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री ही पाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर दूसरा कारक है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी क्या प्रभावित करेगी, ये भी प्रभावित करेगी तापमान को प्लस आर्द्रता को प्रभावित करेगी। तापमान को भी प्रभावित करेगी समुद्र से दूरी, और साथ साथ आर्द्रता को भी प्रभावित करेगी। जैसे मान लो समुद्र के पास में क्या होता है, समुद्र के तट पर पास में जो शहर होते हैं इनमें तापमान बहुत कम पाया जाता है, तापमान क्या पाया जाता है, कम, और आर्द्रता ज्यादा होती है। आर्द्रता क्या होती है, ज्यादा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है समुद्र का पानी। देखो पानी की खासियत होती है कि पानी देरी से गर्म होता है और देरी से क्या होता है, ठंडा, और कम गर्म होता है, कम गर्म भी क्या होता है, कम होता है, और ठंडा भी कम होता है। इसकी वजह से समुद्र के पास में किनारे पर जो शहर होते हैं उनके अंतर्गत मौसम वो सामान्य बना रहता है, ना तो वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ेगी, सुहाना मौसम रहता है। ठीक है, दूसरी बात तापांतर भी कम होता है। तापांतर का मतलब जानते हो ना, दिन रात के तापमान में अंतर। जैसे मान लो दिन का तापमान अपने जैसे राजस्थान के अंदर दिन में तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु के अंदर 50 डिग्री होता है, जबकि रात को तापमान है वो 30 से 35 डिग्री के बीच में आ जाता है। ठीक है ना, ये तापांतर क्यों पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल पाया जाता है। तो इस रेतीली मिट्टी की खासियत क्या होती है कि ये देरी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन में जैसे ही ये गर्म होती है तो टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है 2 घंटे बाद में मिट्टी वापस ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से रात का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन समुद्र का पानी देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है और कम गर्म होता है, इसकी वजह से यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है, मतलब दिन रात के तापमान में अंतर बहुत कम पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे अपन, वैसे वैसे क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। ठीक है ना, जैसे जैसे अपन समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या रहेगा, ज्यादा, और जलवायु हवा के अंदर आर्द्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हवा में शुष्कता बढ़ती जाएगी, शुष्कता अधिक हो जाएगी। जैसे मान लो अपने भारत की हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर ये गुजरात है, समुद्र का किनारा लगता है रक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्थान, ये राजस्थान है, तो हवाएं जो है यहाँ पर तो आर्द्र हवाएं है तापमान तो कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके अंदर क्या बढ़ेगी, शुष्कता बढ़ेगी। इसी के कारण राजस्थान के अंदर जो है शुष्कता ज्यादा होती है, और तापमान भी जो है वो राजस्थान में क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा और क्या प्रभावित होगा, समुद्र के पास वाले जो इलाके हैं इनमें वर्षा की मात्रा भी ज्यादा होती है, वर्षा क्या होती है, अधिक, और इससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आंतरिक भागों के अंदर वैसे वैसे वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो वर्षा कम होती जाएगी। जैसे समुद्र के तट के भागों में लगभग 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के अंदर
ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कारक है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी या इसको बोल सकते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। ये कारक प्रभावित करेगा। देखो क्या होता है, जैसे मान लो इस प्रकार से अपनी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री कौन सी है, भूमध्य रेखा। ये ऊपर 3.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 3.5 डिग्री है मकर रेखा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस भूमध्य रेखा के पास में तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कारण सूर्य की किरणें यहाँ पर लगातार क्या सीधी, उसकी वजह से इस भाग के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। 3.5 वाला भाग नहीं, इस भाग में टेम्परेचर ज्यादा होता है। उसका कारण ये कि सूर्य उत्तरायण होकर कर्क रेखा तक जाता है और दक्षिणायन होकर मकर रेखा तक जाता है। लेकिन जैसे जैसे इस भाग से आगे ध्रुव की साइड में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी प्रकार दक्षिण के अंदर भी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित होती है टेम्परेचर को, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, जैसे मान लो अपने भारत में हिमालय है, तो इस हिमालय क्षेत्र के अंदर जो एक रेखा होती है हिम रेखा, हिम रेखा, ये हिम रेखा जो है उत्तराखंड में ज्यादा होती है ऊंचाई पर, उत्तराखंड में ज्यादा ऊंचाई पे होती है। जबकि अपने लद्दाख के अंदर, लद्दाख जो है अपना, इस लद्दाख के अंदर ये कम ऊंचाई पर होती है। क्योंकि उत्तराखंड इस भाग के अंदर मतलब जैसे मान लो यहाँ पर अपना मैं कह दूँ कि 20 डिग्री अक्षांश है, जबकि लद्दाख कहाँ पर आ रहा है, लद्दाख मान लो इतना 37 डिग्री पर आ रहा है, अंतर आ गया ना। देखो तो यहाँ पर जो हिम रेखा होती है बर्फ के, मतलब हिम रेखा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा भाग है पहाड़ों पर जिसके ऊपर वाला भाग जो है हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है, उसको हिम रेखा बोलते हैं। जैसे उत्तराखंड के पास में हिम रेखा वो 5000 मीटर पर है, जबकि लद्दाख के अंदर जो हिम रेखा है वो कहाँ पर जाएगी, वो लगभग 4000 मीटर की है। तो उसका कारण क्या है, यहाँ पर ठंड ज्यादा होने का कारण क्या है, अक्षांशीय स्थिति। तो ये भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति भी जो है किसी प्रकार की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, ये कर्क रेखा भारत से बीच से गुजरती है। इसकी वजह से भारत की जलवायु जो है उत्तरी भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है और दक्षिणी भाग कौन से में आता है, उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। अब इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कर्क रेखा के, तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम मिलेगा, जबकि दक्षिण वाले भाग में आएंगे तो टेम्परेचर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा दक्षिण भारत में। इसीलिए अपने दक्षिण भारत के अंदर सर्दियां नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा जो कारक है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति। फिर देखो एक कारक है पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, ये पर्वतों की स्थिति जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे मान लो पर्वतों की स्थिति के अंदर बात करें तो पर्वत जो है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पर्वत है, इसको बोलेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट 7 डिग्री, ठीक है। समुद्र से मानसून हवाएं किस प्रकार से आती है, तो ये पर्वत की हवा को रोक कर क्या करेंगे, इस भाग में तो वर्षा कराएंगे और इधर वाला भाग क्या रहेगा, शुष्क रह जाएगा, वृष्टि चांस रहेगा। तो पर्वत भी डिपेंड करते हैं वर्षा कराने के अंदर। मतलब पर्वतों की स्थिति से क्या प्रभावित होता है, वर्षा प्रभावित होती है। जैसे पश्चिमी घाट पर वर्षा ज्यादा होती है, जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में वर्षा ज्यादा होती है और पूर्वी भाग में वर्षा क्या होती है, कम होती है। क्योंकि ये हवाएं यहाँ से टकराकर ऊपर उठकर इस भाग में वर्षा करवाती है, तो लगभग 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में, जबकि इधर वाला भाग क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है। तो ये पर्वतों की जो स्थिति होती है ये भी भारत की जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा देखो एक है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा, ये पर्वतों की दिशा और स्थिति दोनों लगभग सेम ही है। इसमें क्या होता है, जैसे पर्वतों की दिशा में क्या होता है, जैसे मान लो हिमालय पर्वत अपने उत्तर के अंदर, तो उसकी दिशा किधर से किधर है, उसकी दिशा से इधर पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये दिशा का क्या निर्धारित करती है, जैसे साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है, बर्फीले तूफान, उत्तर से इससे शीत ऋतु में क्या होता है, बर्फीले तूफान आते हैं। तो इन बर्फीले तूफानों से ये हिमालय पर्वत अपनी सुरक्षा करता है।
अगर मान लो हिमालय यहाँ पर नहीं होता तो शीत ऋतु में अपने को भी बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता, लेकिन ये अपनी सुरक्षा करता है। दूसरा, अपनी मानसूनी हवाएं जो है इनसे टकराकर भारत में वापस मिल जाती है, जिसकी वजह से इस हिमालय क्षेत्र में और पूरे भारत के अंदर मानसून सक्रिय होकर बारिश करवाता है। दूसरे उदाहरण के लिए देखें तो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो है इसकी दिशा भी किधर से किधर है, तो अरावली पर्वत जो है देखो उसकी दिशा जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से फैला हुआ है, ये अरावली। अब इसकी दिशा किधर से, ये दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, तो इसकी दिशा किधर होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होगी इस प्रकार से। अब मानसून की हवाएं इस प्रकार से रहेंगी तो ये रोकने में क्या होता है, ऐसा जिसकी वजह से ये हवाएं जो राजस्थान के ऊपर से निकल जाती है, बारिश निकल जाती होती है, बहुत कम बारिश होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है वो इस प्रकार से हवाएं निकलती है, तो ये क्या करता है, ये इसको हवाओं को रोककर इस भाग में तो बारिश करवाएगा, लेकिन इधर वाला भाग क्या रहेगा, शुष्क रह जाएगा, ठीक है ना। तो पर्वत की दिशा जो है ये भी वर्षा को निर्धारित करती है और वहाँ की जलवायु है उसको भी प्रभावित करती है। इसके अलावा पवनों की दिशा, इसके अलावा और क्या है, पवनों की दिशा। छठा जो है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा जो है ये भी निर्धारित करती है किसी क्षेत्र में बारिश का। जैसे अपनी मानसून आता है तो मानसून के समय अपने हवाएं किधर चलती है, मानसून के समय अपनी हवाएं जो है उनकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। उसकी वजह से दक्षिण पश्चिम से समुद्र से हवाएं आती है, जिससे आर्द्र हवाएं होती है और अपने धरातल पर आकर बारिश करवाती है। जबकि शीत ऋतु में इनकी हवाएं जो है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जो शुष्क हवाएं होती है, ठंडी हवाएं होती है। तो पवनों की दिशा जो है ये भी किसी भी प्रकार की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा उच्च स्तरीय वायु संतुलन, उच्च स्तरीय वायु संतुलन, ये उच्च स्तरीय वायु संतुलन का मतलब है सौरमंडल के अंदर कुछ वायु का संतुलन होता है, जैसे जेट स्ट्रीम ये प्रभावित करती है भारतीय मानसून को लाने के अंदर ये जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं ये अपने मानसून को प्रभावित करती है। इसके अलावा बारिश करवाने की सहायक होती है एक पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भी भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे मान लो सर्दियों में जो वर्षा होती है अपने पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से होती है, तो वायुमंडल के अंदर ही सौरमंडल के अंदर ही ऐसी हवाएं चलती है जो मध्य सागर से आर्द्र पवनों को लाकर उत्तर भारत के अंदर वर्षा करवाती है। तो उच्च स्तरीय वायु संतुलन भी प्रभावित करता है और उसका एक कारक है जल स्तर का वितरण, ठीक है। जल और स्थल का वितरण मतलब कि भारत की स्थिति जो है प्रायद्वीपीय है, तो भारत के अंदर तीन और जल है, तो वो वहां पर उच्च दाब बनता है, धरातल पर न्यून दाब बन जाता है, जिसकी वजह से हवाएं जो है समुद्र से धरातल की ओर चलती है और अपने भारत के अंदर वर्षा करवाती है। इसके अलावा अन्य जो कारक है उसके अंदर वनस्पति का आवरण है, मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो वो भी अपनी जलवायु को प्रभावित करेगी, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करेगी, आंधी तूफान को भी नियंत्रित करेगी। तो वो पेड़ पौधे वनस्पति का आवरण से होगा तो वो भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा समुद्र की धाराएं जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र की धाराएं, समुद्र की धाराओं के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समुद्र की धाराएं दो प्रकार की होती है, एक धारा गर्म होती है, एक ठंडी होती है। अब जैसे मानसूनी जो हवाएं आती है वो एक तरह से समुद्र की धाराएं हैं जो समय विशेष के लिए चलती है, जबकि समुद्र की धाराएं जो है लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती रहती है, समुद्र का पानी भी उनके साथ में प्रवाहित होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से भारत की जलवायु जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक मौजूद हो गए होंगे। उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए, पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं और इनका विवरण जो है आप लोग अपने मन से कर सकते हो।
इनसे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा इससे ज़्यादा, परीक्षा के अंदर क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना